प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको। फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे चीन की। चीन के दो पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू और वेई फेंघे को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इन दोनों नेताओं पर अवैध रूप से उपहार और पैसे लेने और रिश्वतखोरी का संदेह जताया गया है। ली शांगफू 12 मार्च 2023 से 24 अक्टूबर 2023 तक चीन के रक्षा मंत्री रहे। वहीं वेई फेंघे को 19 मार्च 2018 को रक्षा मंत्रालय की कमान सौंपी गई थी। वह 12 मार्च 2023 तक इस पद पर रहे। वेई फेंघे पीएलए रॉकेट फोर्स के वरिष्ठ अधिकारी थे, जिनके कई शीर्ष कमांडरों को राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में बर्खास्त कर दिया था। सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेतृत्व ने गुरुवार को पार्टी अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन के लिए पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू को निष्कासित करने का फैसला किया। सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो की एक बैठक के अनुसार ली को 20वीं सीपीसी राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में उनकी योग्यता से वंचित कर दिया गया। ली पहले केंद्रीय सैन्य आयोग सीएमसी के सदस्य और राज्य पार्षद के रूप में भी काम कर चुके थे। सीएमसी की अनुशासनात्मक और पर्यवेक्षी एजेंसी ने 31 अगस्त 2023 को ली के खिलाफ जांच शुरू की। जांच के परिणामों के अनुसार ली ने राजनीतिक और संगठनात्मक अनुशासन का गंभीर उल्लंघन किया। उन्होंने अपने और दूसरों के लिए कार्मिक व्यवस्था में अनुचित लाभ की मांग की, दूसरों के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए अपने पदों का लाभ उठाया और बदले में भारी मात्रा में धन और कीमती सामान स्वीकार किया। उन पर रिश्वत लेने के अपराध का संदेह है। यह भी पाया कि उन्होंने दूसरों को अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए धन की पेशकश की, जो रिश्वत देने के संदिग्ध अपराध का गठन करता है। जांच में ली के अन्य उल्लंघनों के सुराग भी मिले हैं। पार्टी और सेना के एक उच्च पदस्थ अधिकारी के रूप में ली ने पार्टी की मूल आकांक्षा और उसके सिद्धांतों के साथ विश्वासघात किया। उनके कार्यों ने पार्टी केंद्रीय समिति और सीएमसी के विश्वास को विफल कर दिया और सेना में उपकरण क्षेत्र के राजनीतिक माहौल और संबंधित उद्योगों की नैतिकता को गंभीर रूप से दूषित कर दिया। उनके अनुशासनात्मक और कानून उल्लंघन ने पार्टी के उद्देश्य राष्ट्रीय रक्षा और सशस्त्र बलों के विकास के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों की छवि को भारी नुकसान पहुंचाया। जांच के निष्कर्षों के अनुसार ली ने बेहद गंभीर प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया है, जिनका अत्यधिक हानिकारक प्रभाव और जबरदस्त नुकसान हुआ है। राजनीतिक ब्यूरो ने ली के संदिग्ध आपराधिक मामले को जांच और अभियोजन के लिए सेना के अभियोक्ता अंगों को सौंपने का भी फैसला किया। ली को पार्टी से निष्कासित करने के अनुशासनात्मक कार्रवाई की पुष्टि सीपीसी केंद्रीय समिति द्वारा जुलाई के मध्य में पूर्ण सत्र बुलाने पर की जाएगी। सीएमसी द्वारा पहले किए गए एक निर्णय में ली को सैन्य सेवा से निष्कासित कर दिया गया था और उन्हें जनरल के पद से वंचित कर दिया गया था। आइए हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम नीलामी की। स्पेक्ट्रम नीलामी दूरसंचार कंपनियों की ओर से पूरी प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही सबकी निगाहें टैरिफ बढ़ोतरी पर हैं। देश की टॉप टेलीकॉम कंपनी जियो ने 3 जुलाई से मोबाइल सेवाओं की दरों में 12 से 27% की बढ़ोतरी का ऐलान कर ट्रेंड सेट कर दिया है। जियो करीब 2.5 साल के अंतराल के बाद मोबाइल सेवा दरों में पहली बार बढ़ोतरी करने जा रही है। विश्लेषकों का एक बार मानता है कि स्पेक्ट्रम पर खर्च की गई रकम निकालने के लिए कंपनियां टैरिफ रेट में बढ़ोतरी करेंगी। कई विश्लेषकों ने रिपोर्ट में वोडाफोन आइडिया की ओर से 3,510.4 करोड़ रुपए मूल्य के स्पेक्ट्रम की खरीद पर आश्चर्य जताया। वहीं इस बात पर जोर दिया कि जियो का कम खर्च 973.62 करोड़ रुपए उसकी बयाना राशि ईएमडी के उलट था। जियो का ईएमडी अन्य दूरसंचार कंपनियों की तुलना में सबसे अधिक था। आईआईएफएल सिक्योरिटीज, जेपी मॉर्गन और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट में कहा कि अब जबकि स्पेक्ट्रम नीलामी खत्म हो चुकी है, सभी का ध्यान संभव शुल्क बढ़ोतरी पर होगा। आईआईएफएल ने कहा कि स्पेक्ट्रम नीलामी समाप्त होने के बाद अब सभी की निगाहें जल्दी ही होने वाली शुल्क बढ़ोतरी पर टिकी हैं। कोटक का भी मानना है कि अब ध्यान शुल्क बढ़ोतरी पर होगा। उसने कहा, स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद हमारा मानना है कि आने वाले दिनों में फोकस अब शुल्क बढ़ोतरी पर होगा। जेपी मॉर्गन ने कहा कि शुल्क के संबंध में कदम उठाने के लिए रास्ता साफ हो गया है। उसके मुताबिक नीलामी 6 जून से विलंबित के बिना किसी आश्चर्य के समाप्त होने से शुल्क पर कदम उठाने की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। हमारा मानना है कि कल शेयर में तेज प्रतिक्रिया के पीछे इसका असर रहा होगा। जेपी मॉर्गन ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तीसरी तिमाही में 25% शुल्क बढ़ोतरी होने की आशंका है। दूरसंचार स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए आयोजित नीलामी में 11,340.78 करोड़ रुपये मूल्य के 141.4 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की बिक्री हो पाई। भारतीय एयरटेल स्पेक्ट्रम खरीद में सबसे आगे रही। उसने
6,856.76 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम खरीदा। स्पेक्ट्रम नीलामी दूसरे दिन बुधवार को बोली शुरू होने के कुछ घंटों के भीतर ही समाप्त हो गई। इसके पहले मंगलवार को नीलामी के पहले दिन 5 दौर में बोलियां लगाई गई थी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार इस नीलामी में रिलायंस जियो ने 973.62 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम हासिल किया, जबकि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने करीब 3,510.4 करोड़ रुपये मूल्य के स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाई। कुल मिलाकर इस स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकार को 11,340.78 करोड़ रुपये मिले। यह सरकार से बिक्री के लिए रखे गए स्पेक्ट्रम के अनुमानित मूल्य 96,238 करोड़ रुपये का सिर्फ 12% है। टॉप टेलीकॉम कंपनी जियो ने माहौल बना दिया है। कंपनी 3 जुलाई से मोबाइल सेवाओं की दरों में 12 से 27% की बढ़ोतरी करेगी। सबसे कम रिचार्ज की कीमत बढ़ाकर 19 रुपये की जा रही है। यह 1 GB डाटा एड ऑन पैक है, जिसकी कीमत 15 रुपये से लगभग 27% अधिक है। 75 GB पोस्टपेड डेटा प्लान की कीमत अब 399 रुपये से बढ़ाकर 449 रुपये हो जाएगी। जियो ने 84 दिन की वैधता वाले लोकप्रिय 666 रुपये वाले अनलिमिटेड प्लान की कीमत भी लगभग 20% बढ़ाकर 799 रुपये कर दी है। एनुअल रिचार्ज प्लान की कीमतें 20 से 21% बढ़ाकर 1559 रुपये से 1899 रुपये और 2,999 रुपये से 3,599 रुपये हो जाएगी। ये वो मालदीव की बात करें। मालदीव की राजधानी माले में पुलिस ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू पर काला जादू करने के आरोप में पर्यावरण मंत्री के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पर्यावरण मंत्री फातिमात राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू पर काला जादू कर उन्हें अपने वश में करना चाहती थी। फिलहाल मामले में जांच पूरी होने तक सभी आरोपियों को 1 हफ्ते की हिरासत में रखा गया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार ऐसी खबर आई है कि मंत्री समनाज को राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू पर काला जादू करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने न तो इस रिपोर्ट की पुष्टि की है न इसका खंडन किया है, जबकि उनके घर से काले जादू से जुड़ा हुआ काफ़ी सामान भी मिला है। पर्यावरण मंत्री फातिमात समनाज अली सलीम राष्ट्रपति कार्यालय में काम करने वाली मंत्री एडम रामीज की पत्नी है। वो इससे पहले राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के साथ राजधानी माले की नगर परिषद की सदस्य रह चुकी हैं। तब मोहम्मद मुइज़्ज़ू राजधानी माले के मेयर थे। वहीं पिछले साल मुइज़्ज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद फातिमात ने भी परिषद से इस्तीफा दिया। इसके बाद वो राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास मुलियाज की राज्य मंत्री बन गई। इसके बाद उनका तबादला पर्यावरण मंत्रालय में किया गया था। मुस्लिम बहुल देश मालदीव में काला जादू एक आपराधिक मामला नहीं है। हालांकि इस्लामिक कानून के अनुसार मामले में 6 महीने की सज़ा हो सकती है। वहीं पूरे द्वीप समूह में लोग पारंपरिक रीति रिवाजों का बड़े स्तर पर पालन करते हैं। बता दें कि 2023 में राज्य के मनाधू में अप्रैल के महीने में कुछ पड़ोसियों ने एक बुजुर्ग महिला की हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि उस पर काले जादू करने का आरोप लगा था। इस मामले में पुलिस की तरफ से कहा गया था कि उनको इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि मृतक महिला जादू टोना करने वाली थी। वहीं इससे पहले 2012 में भी पुलिस ने विपक्षी राजनीतिक रैलियों पर कार्रवाई की थी, जब आयोजकों पर उनके कार्यालयों पर छापा मारने वाले अधिकारियों पर शाबित मुर्गा फेंकने का आरोप लगाया गया था। ये हम अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के बारे में बात करें। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने पाकिस्तान में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के समर्थन में बुधवार को एक प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव पाकिस्तान के 2024 के चुनावों में हस्तक्षेप की मांग के बाद पास किया गया, जिसका नाम गहन और स्वतंत्र जांच रखा गया। इस प्रस्ताव में सदन के 85% सदस्यों ने भाग लिया और 98% सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया। साथ ही राष्ट्रपति से अपील की कि पाकिस्तान से लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून को बनाए रखने के लिए बात करे। जॉर्जिया और कांग्रेसी मैककॉर्मिक और मिशिगन ने अपने 100 से ज़्यादा सहयोगियों के साथ प्रस्ताव HR 901 पेश किया था, जिसका शीर्षक पाकिस्तान में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए समर्थन व्यक्त करना है। प्रस्ताव में कहा गया कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने, पाकिस्तान के लोगों के अधिकारों का सम्मान करने के महत्व का सम्मान करते हैं, जो कि इस समय आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा खतरों का सामना कर रहे हैं। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्ताव में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के महत्व पर जोर दिया गया, जिसमें पाकिस्तान के 2024 के चुनाव में हस्तक्षेप या अनियमितताओं के किसी भी दावे की गहन और स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी। प्रस्ताव में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक भागीदारी को दबाने के प्रयासों की भी निंदा की, खासतौर से उत्पीड़न, धमकी, हिंसा, मनमानी हिरासत और इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही नागरिकों के अधिकारों के हनन की निंदा की गई। अमेरिकी समाचार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में राजनेताओं पर हो रही कार्रवाई साफ दिखाई दे रही है। इन्हीं वजह से पाकिस्तान के चुनाव की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। पाकिस्तानी सेना का चुनाव में दखल और PTI के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। द फॉरेन पॉलिसी रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान सेना अभी भी आम चुनाव को प्रभावित कर रही है। वहीं द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा था कि पाकिस्तान के चुनाव एक राज्याभिषेक जैसे दिख रहे हैं, जिसमें विजेता पहले से ही तय दिख रहा है। आइए अब हम उस फैशन डिजाइनर की बात करें जिसको जान से मारने की धमकी दी गई है।
वडोदरा की एक फैशन डिज़ाइनर को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गुरुवार को अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। फैशन डिज़ाइनर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में 21 जून को योग करने के बाद से आपराधिक मामले का सामना कर रही है। डिज़ाइनर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अर्चना मकवाना ने ताज़ा वीडियो बयान जारी किया है। इसमें मकवाना ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन समिति SGPC को उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने की शिकायत वापस लेनी चाहिए। एक अधिकारी ने बताया कि धमकी के बारे में उनकी शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 507 गुमनाम संचार द्वारा आपराधिक धमकी के तहत गुरुवार रात करेली बाग पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने कहा पुलिस ने इस मामले को संवेदनशील श्रेणी में रखा है, इसलिए राज्य के गृह विभाग की वेबसाइट पर प्राथमिकी को जनता ने नहीं देख सकती है। पुलिस उपायुक्त पन्ना मोमाया ने कहा उन्होंने अर्चना मकवाना ने दावा किया कि स्वर्ण मंदिर में उनके शीर्षासन करने की तस्वीरें वायरल होने के बाद अज्ञात लोगों ने ईमेल, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी। प्राथमिकी में किसी संदिग्ध का नाम शामिल नहीं है। मकवाना 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्वर्ण मंदिर पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने परिक्रमा पथ पर योग किया था। उनके योग करने की तस्वीरें जल्दी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। 2 दिन बाद SGPC ने उनके खिलाफ कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने की शिकायत दर्ज कराई और पंजाब पुलिस ने संबंधित धाराओं में मकवाना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद मकवाना ने वीडियो जारी करते हुए माफ़ी मांगी कि उनका इरादा किसी को धार्मिक भावनाओं को आहत करने का नहीं था। इसके बाद उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गई। फिर 24 जून को वडोदरा पुलिस ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की। सोशल मीडिया पर जारी ताज़ा वीडियो में मकवाना ने SGPC से अपने खिलाफ शिकायत वापस लेने को कहा है। वीडियो में मकवाना ने कहा जब मैंने ये किया तब हज़ारों सिख श्रद्धालु वहाँ मौजूद थे, यहाँ तक कि मेरी तस्वीरें क्लिक करने वाला व्यक्ति भी सिख था और मंदिर के सेवादारों ने उसे नहीं रोका और मौजूद और मुझे योग करते देख रहे लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची, इसलिए मेरा मानना है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने कहा कि समस्या तब शुरू हुई जब भारत के बाहर कि कुछ लोगों ने उसकी तस्वीरें वायरल करते हुए कहा कि उनके कृत्य से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा मेरा इरादा बुरा नहीं था। SGPC की ओर से मेरे खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निराधार है। मंदिर में कहीं भी यह नहीं लिखा था कि इस तरह के काम की अनुमति नहीं है। मैं पहली बार वहाँ गई थी। अगर मुझे बताया गया होता तो मैं तस्वीरों को तुरंत हटा देती। मैं चाहती हूँ कि SGPC अपनी प्राथमिकी वापस ले, वरना मैं और मेरी कानूनी टीम इस मुकदमे को लड़ने के लिए तैयार है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।